गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ रोनित और आप एक बार फिर से एसएसजी एजुकेशन पे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे और लॉकडाउन को यूटिलाइज कर रहे होंगे। अकाउंटिंग फॉर एनपीओ हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास में मैंने मीनिंग और कैरेक्टरिस्टिक को क्लियर किया था। उसका मैं छोटा सा यहाँ पे रिवीजन दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर याद आ जाए कि हमने उसमें क्या पढ़ा था। मीनिंग की बात करूँ तो मैंने एनपीओ के मीनिंग में सबसे पहले ये बताया था कि कोई भी ऐसी एंटिटी जो सर्विस प्रोवाइड कर रही होगी सोशल वेलफेयर के इंटेंशन के साथ, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, नॉट प्रॉफिट इंटेंशन के साथ, वो एंटिटी कहलाएगी एनपीओ। कैरेक्टरिस्टिक में पहला कैरेक्टरिस्टिक यही था। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, एग्जीक्यूटिव बॉडी या मैनेजिंग कमेटी इसके अफेयर को मैनेज करेगी। तीसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसका सरप्लस जो होगा वो आपका मेंबर के बीच में नहीं बांटा जाएगा। डोनेशन, लीगेसीज, फंड्स वगैरह आना इसका सोर्स ऑफ इनकम रहेगा। जो भी इनकम इसका आएगी वो आपकी कैपिटल फंड या जनरल फंड में ऐड कर दी जाएगी। चौथी चीज, ये अपनी रेपुटेशन जो है बिल्ड करती है सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम से। पांचवी चीज, जो अकाउंटिंग होती है वो इसलिए बनाई जाती है ताकि वो कंट्रीब्यूटर्स को प्रेजेंट कर सके, ताकि वो गवर्नमेंट वगैरह को प्रेजेंट कर सके। छठवीं चीज इसकी जो मेन है वो ये है कि इसको जो सब्सक्राइब करेगा, इसको जो फंड प्रोवाइड करेगा, उसके सब्सक्राइबर कहलाएंगे और ये अपने सब्सक्राइबर के प्रति सजग रहेगी, अपने उनके प्रति बाउंड रहेगी। ये हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर मेन पढ़ा था। आज इसके अकाउंटिंग अप्रोच पे हमें देखेंगे कि इसकी अकाउंटिंग अप्रोच किस तरह से होती है। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन देख रहे होंगे, अकाउंटिंग फॉर एनपीओ के अंदर अब हमें प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ बढ़ना है। एनपीओ को बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। अच्छा, क्यों बनाने पड़ते हैं? तो इसका क्लियर रीजन क्या आएगा? तो इसका रीजन ये आएगा कि भैया अगर इसको कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसको डोनेशन मिल रहा है, लीगेसीज मिल रही है, फंड मिल रहा है, तो जो प्रोवाइडर है वो आज नहीं तो कल आपसे ये पूछेगा कि सर जो पैसा मैंने दिया था उसका क्या हुआ। ठीक है, क्योंकि आपने, जब आप क्लेम कर रहे हैं कि आप सोशल वेलफेयर काम करेंगे और उस इंटेंशन के साथ मैंने आपको पैसा दिया, तो ये मेरा फर्ज बन जाता है मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने उस पैसे को सही जगह लगाया, सोशल वेलफेयर के लगाया कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आपने मिसयूज कर लिया और फिर आप मुझे एज अ प्रूफ क्या देंगे। ठीक है, अगर अकाउंटिंग अप्रोच ही नहीं होता उस चीज की, तो आप एज अ प्रूफ, एज अ एविडेंस मुझे क्या देते? ये कहाँ क्या स्टेटमेंट शो करते हैं आप कि ठीक है ये आप देख लीजिए, इतना आपने दिया था, इतना आपने लगा दिया, ये सरप्लस बचा, डेफिसिट है, कहाँ लिखा है ये? इसीलिए कंसेप्ट को लेके आए कि भाई अकाउंट आपके लिए जरूरी होगी, आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? ताकि अपने इनकम एक्सपेंडिचर को शो कर सको। ठीक है, ताकि अपने रिसीट पेमेंट को आप शो कर सको। तो उसी के आपको बहुत सारे अकाउंट बनाने पड़ते हैं अपनी इनकम को और एक्सपेंडिचर को शो करने के लिए। लॉजिक बहुत क्लियर है, क्यों बनाने पड़ते हैं? ताकि एक एज अ एविडेंस आपके पास रहे कि जो प्रोवाइडर्स ने आपको इनकम दी थी वो आपने सही जगह यूटिलाइज की हुई है। ठीक है, तो ये एक मेन लॉजिक है। इसको लेते हुए जो एनपीओज हैं वो आपकी बहुत सारे अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि वो अपनी इनकम को और अपने एक्सपेंडिचर को शो कर सके। They usually keep a cash book in which all receipts and payments are duly recorded. They also maintain a ledger containing the accounts of all incomes, expenses, assets, liabilities, which facilitate the preparation of financial statements at the end of the accounting period. तो उन्होंने क्या बोला कि वो यूजुअली क्या रखते हैं? कैश बुक रखते हैं, जिसके अंदर सभी रिसीट्स और पेमेंट को जो है ड्यूली रिकॉर्ड किया जा सके। ओके, साथ ही साथ वो एक लेजर भी मेंटेन करते हैं जिसके अंदर सारे अकाउंट आएंगे। ओके, किसका अकाउंट आएगा? तो इनकम का, एक्सपेंसेस का, एसेट्स का, लाइबिलिटीज का, सभी चीजों का अकाउंट आएगा, जो अल्टीमेटली आपको मदद करेगा क्या बनाने में? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्यों करते हैं ये क्लियर हुआ। अच्छा, क्या रखते हैं? कैश बुक रखते हैं। कैश बुक क्यों रखेंगे? क्योंकि वो सभी तरीके के रिसीट और पेमेंट को रिकॉर्ड कर सकें। या एक छोटी बिजनेस भी होता है ना, तो भी अपने पास वो रजिस्टर मेंटेन करके चलेगा। इसके अंदर वो लगा देगा कि भैया मैंने इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था,
इतना मुझे यहाँ से मैंने इतना रुपए अपने क्रेडिट्स वगैरह से भी लिया था, ठीक है, मैंने इतना माल खरीदने में लगा दिया, इतना मैंने ये पेमेंट देने में लगा दिया, मैंने ये करने में लगा दिया, ताकि उसको एट द एंड ऑफ द ये क्लियर हो सके कि भैया मेरे पास एक्चुअल क्या बचा है और मैंने जो पैसे आए थे वो कहाँ लगा दिए। तो एनपीओ के लिए कोई अलग से कंसेप्ट नहीं आएगा, एनपीओ भी कैश बुक मेंटेन करेगी और उस कैश बुक के अंदर वो सारे रिसीट्स और पेमेंट्स को ड्यूली रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। फर्दर वो एक लेजर बनाएगी, ठीक है। अब लेजर क्यों बनेगा, तो लेजर बेस होगा किसका, अकाउंट्स का। और कौन सा अकाउंट, सब, चाहे फिर वो एसेट लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए हो, चाहे फिर वो इनकम एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए हो, जो अल्टीमेटली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में आपको हेल्प करेंगे। मतलब आपके पास कैश बुक होगा, आप लेजर बनाओगे जो अल्टीमेटली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करेगा। समझ में आया, ठीक है। They do not maintain any capital account। अच्छा, क्यों नहीं बनाते, वो ये कह रहा है कि दे डू नॉट मेंटेन एनी कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते। क्वेश्चन नहीं आ रहा, नहीं बनाते, क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्यों नहीं बनाते, ये बनाने में जाके आ रहा है बना लो। क्या रीजन है कि क्यों नहीं बनाएंगे, तो लॉजिक उसका ये है कि ये बिजनेस नहीं है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैंने तब भी कहा था कैपिटल अकाउंट नहीं बनेगा, कैपिटल अकाउंट तब बनता जब आपका प्रॉफिट इंटेंशन होता, आप बिजनेस कर रहे होते। ओके, यहाँ क्या बनेगा, यहाँ कैपिटल फंड बनेगा या जनरल फंड बनेगा, जैसे कंपनी में जनरल रिजर्व रहते हैं। That goes on accumulating due to surplus generated लाइफ मेंबरशिप फीस एटसेट्रा रिसीव फ्रॉम ईयर टू ईयर। जो भी आपको लाइफ मेंबरशिप फीस हुआ, आपका सरप्लस जनरेट हुआ ईयर टू ईयर में, वो सब जाके अक्यूमुलेट होगा कहाँ, जनरल फंड के अंदर। A proper system of accounting is desirable to avoid or minimize the chances of misappropriations, embezzlement। embezzlement का मतलब हेराफेरी करना of the funds contributed by the members and other donors। ओके, तो आपको प्रॉपर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए, वही जो हम पहले बोल रहे थे कि भैया प्रूफ कि आपने सही जगह यूटिलाइज किया, मतलब आपने हेराफेरी नहीं की, एम्बेजलमेंट नहीं किया, आपने मिस एप्रोप्रिएशन नहीं किया, आपने अनयूटिलाइजेशन नहीं किया, जो भी फंड्स आपको कंट्रीब्यूट किया गया था, चाहे मेंबर द्वारा चाहे डोनर द्वारा, ठीक है। अल्टीमेटली रीजन यही है कि जो उन्होंने पैसा आपको दिया वो आपने कहां लगाया, उसका एविडेंस आप लाओ। तो उस एविडेंस के रूप में आप अकाउंटिंग करते हो, आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होते हैं। ओके, फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आगे हम बढ़ते हैं। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने सबसे पहले कि भैया आपका कैश बुक बनेगा, आप लेजर बनाओगे जो अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के। अब हमें पढ़ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, यानी कि जहां आपका पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग होगी। कब बनेंगे, लॉजिकली आपके जितने मेन स्टेटमेंट्स होते हैं कब बनेंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, ठीक है। और अकाउंट्स की अगर पढ़ोगे तो वहां क्या पढ़ोगे, वहां पढ़ोगे अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होने पर पूरा स्टेटमेंट तैयार होगा, ठीक है। तो एनपीओ को भी रिक्वायर्ड है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, कब बनाएंगे, एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। हर अकाउंटिंग पीरियड खत्म होने, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होगा, साल, फाइनेंशियल ईयर्स जितने भी आएंगे आपके। ओके, जैसे कि अभी जो करंट में जाएगा वो कौन सा जाएगा, 2021, ठीक है। 2021 अभी ये चल रहा है, यानी कि 21 के एंड में जब आप मार्च 31 आएगा, वो फाइनेंशियल ईयर की एंडेड होती है, वहां आपके फाइनली तैयार स्टेटमेंट तैयार होंगे। एक छोटा सा मैं क्या दे देता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है फाइनेंशियल ईयर के अंदर और कैलेंडर ईयर के अंदर। कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर फॉलो होता है, 1 जनवरी चलेगा, 31 दिसंबर चलेगा। जबकि फाइनेंशियल ईयर दिसंबर जनवरी नहीं चलता, वो क्या चलता है, वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। वो पूरा फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, फाइनेंशियल पीरियड उसको बोलते हैं।
इनकम टैक्स की के लिए भी और अदर चीज़ों के लिए भी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, बहुत ज़्यादा रेलिवेंट रहता है। और अधिकांश कंपनी, मोस्ट कंपनी या मोस्ट एनपीओ उस फॉर्मेट को ही फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉलो करते हैं, फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं। फाइनल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब अपन टॉपिक में फाइनल आते हैं। एनपीओ भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे, कब बनाएंगे? अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, ठीक है। Although these organizations are non-profit making entities and they are not required to make trading and P&L account, but it is necessary to know whether the income during the year was sufficient to meet the expenses or not, and to provide the necessary financial information to members, donors and contributors, and to the ROS. They have to maintain an account that exhibits their real income and expenditure. चलो इस बात को एक तरफ दरकिनार कर भी दो। हमने क्या पढ़ा? हमने अभी तक ये पढ़ा कि भैया पैसा आएगा तो मैं तो पूछूंगा कि कहाँ लगा। मैं कौन? डोनर। किससे? एनपीओ से। कहाँ लगा? ये एनपीओ क्या बताएगी मेरे को कि सब जहाँ जहाँ लगा दिया। अच्छा, बोलने भर से मानूंगा क्या? नहीं, ये हमें तो लिखित में चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, तब हमें आंखों पे यकीन होता है कि हाँ ठीक है, तू जो बोल रहा सही बोल रहा। तो उन्होंने क्या लेके आए? वो लेके आए अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ देखो, इधर इधर लगाया, इधर इधर लगाया। अच्छा, एक तो ये पर्पस हो गया, ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि हमारे लिए था। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का उनके लिए भी यूज हो सकता है? क्योंकि सर पहला क्वेश्चन ये आ रहा है ना कि वो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी नहीं है, वो ट्रेडिंग नहीं करते, तो उन्हें क्या काम प्रॉफिट, उन्हें क्या काम वो अकाउंट्स वगैरह बनाए? तो सर एक चीज बताइए, चलो मानते हैं वो प्रॉफिट नहीं कमाएगी, चलो मानते हैं वो ट्रेडिंग नहीं करेगी, कहीं से कहीं तक ट्रेडिंग नहीं कर रही है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम पता है कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि यदि मैं एनपीओ हूं, आपने मुझे पैसे दिए, ठीक है, आपने मुझे दे दिए सपोज 10 CR, 10 से छोटा अमाउंट बोल रहा हूँ मैं, 10 CR आपने मेरे को दे दिया, तो मुझे भी ये जानने के लिए जो 10 CR आपने दिए हैं मेरे पूरे एक्सपेंस को मिटाने के लिए कैपेबल है कि नहीं, क्या मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? अगर मुझे ये जानना है कि आपने जो मुझे फंड दिया, चार मेंबर है, एज अ डोनर दिया, कैसे भी दिया, आपने जो मुझे फंड दिया वो मेरे एक्सपेंस को मीट करने के लिए कैपेबल है, क्या मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा? तो आंसर है हाँ। क्योंकि भैया आपने मुझे दिया, ये मेरे लिए भी जरूरी है ना कि मैं ये देख सकूं कि 10 CR मेरे एक्सपेंस के लिए कैपेबल है क्या, कि मुझे और जनरेट करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये एक मेन कारण भी होता है आपके अकाउंट्स बनाने का। वो लिख रहे हैं, पहले लाइन में लिख रहे हैं कि ऑल्दो दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज, they are not required to make trading and P&L account, but it is necessary to know, it is necessary ये जानने के लिए कि क्या जो इनकम आपने ड्यूरिंग द ईयर लगाई है वो सफिशिएंट थी टू मीट द एक्सपेंसेस और नॉट। और फिर फाइनल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए अपने मेंबर्स को, डोनर्स को, कंट्रीब्यूटर्स को। और आरओएस, सर आरओएस का रोल समझ में नहीं आया। तो आरओएस कौन होता है? रजिस्टर ऑफ सोसाइटी, जहां पे सोसाइटी जाकर रजिस्टर्ड होती है। एनपीओ है, पहले ही बोला तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में होगा, चैरिटेबल सोसाइटी के फॉर्म में होगा, ठीक है। मैंने एनपीओ खोला तो मैं क्या बोलूंगा? मैं एक सोसाइटी खोल ली, सीआई सैनिक कंपनी सेक्रेटरी ने चैरिटेबल सोसाइटी, अब यहाँ के लिए चैरिटेबल सोसाइटी पर्पस क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है। यहाँ का मेन पर्पस क्या है? तो सिर्फ सोशल वेलफेयर। भैया जो लोग हाउस खरीदने में असक्षम है, इतने पैसे नहीं है, उनको मैं कम रेट पे यहाँ हाउस प्रोवाइड कर दूंगा ताकि उनका घर खरीदने का सपना पूरा हो जाए। अच्छा, जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा? तो नॉमिनल चार्ज होगा, वो उन्हीं के ऊपर लग जाएगा, भैया जो मेंटेनेंस वेंटेनेंस है जो भी है उसमें लग जाएगा। ये क्या कहलाएगी? सोसाइटी कहलाएगी। क्या ये सोसाइटी का पहचान, रिकॉग्नाइजेशन गवर्नमेंट के पास होगी?
गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में होगी कि इस नाम से सपोज एसएसजी सोसाइटी करके, एक मैं सोसाइटी बोली एसएसजी सोसाइटी करके, क्या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में सोसाइटी है? और नहीं है तो क्या गवर्नमेंट कल को कोई इंसेंटिव लाएगी तो मुझे मिल पाएगा? भैया उन्होंने बोल दिया जितने सोसाइटी है जो सोशल वेलफेयर प्रोवाइड कर रही है, हाउस वाइफ प्रोवाइड कर रही है, उनको हम लोग टैक्स में छूट देंगे। उनपे टैक्स कितना लगेगा? तो उनपे उन्होंने कह दिया कि इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स नहीं आएगा। तो ये मेरे लिए फायदा हो गया, मुझे टैक्सेबल हो रही थी मेरी इनकम, वो मेरे को हटाना था, मैंने हटा दिया। ठीक है, तो जब उस पर हम बात करेंगे, जब तो टैक्स हटा, वो मेरे को इंसेंटिव कम मिल रहा है जब भैया में रजिस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं, जब मुझे पहचान है, क्योंकि जब मैं पहचान में आऊंगा कि हाँ भैया जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला था, मुझे उस नोटिफिकेशन दायरे में, क्योंकि गवर्नमेंट वाले की रजिस्टर्ड सोसाइटी, और पहला क्वेश्चन जो इनकम टैक्स वाले मेरे से पूछेगा रजिस्ट्रेशन का है, क्योंकि मुझे रजिस्ट्रेशन का है, भैया रजिस्ट्रेशन लाओ, तब तो बात की बात है, तब तो तुम रजिस्टर्ड के लाओगे, तब तो हम आगे आएंगे। तो मेरे लिए भी जरूरी है और उनके लिए भी जरूरी है रजिस्ट्रेशन, ऐसे देखा जाए तो ये रजिस्ट्रेशन होगा कहाँ? कोई ना कोई रजिस्टर तो बैठेगा, जहाँ वो रजिस्टर में एंट्री कोड करेगा, भैया ऐसी सोसाइटी के नाम से जहाँ पे सोसाइटी बनी है ये रिकॉर्ड हो गई, कोई तो होगा। तो उसको जो इंसान ये काम करता है, जिसको गवर्नमेंट इस काम के पैसे देती है, वही कहलाता है आरओएस, रजिस्टर ऑफ सोसाइटी। समझ में आया? ये यहाँ पे उनको क्यों देना है? क्योंकि एनपीओ हुई, आपने फाइनेंशियल अकाउंट बनाया, कल को आप कुछ घपला ना कर दो तो गवर्नमेंट को रिकॉर्ड देना पड़ेगा, और वो गवर्नमेंट का चेहरा बन के वहां बैठा है। आप उसको रिकॉर्ड दे रहे हो, उसका मतलब गवर्नमेंट को रिकॉर्ड दे रहे हो कि भैया जो हमारा पर्पस था सोशल वेलफेयर का, हम वही कर रहे हैं, कुछ और काम नहीं कर रहे। ठीक है, और उनके रियल इनकम और एक्सपेंडिचर को शो करने के लिए क्या जरूरी है? अकाउंट जरूरी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी है। एंड फॉर दिस पर्पस दे हैव टू प्रिपेयर देयर फाइनल अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, एंड द जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग आर फुल्ली एप्लीकेबल इन देयर प्रिपरेशन एज स्टेटेड अर्लियर। क्या बोला उन्होंने? जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग फुल्ली एप्लीकेबल है, क्योंकि वो प्रिंसिपल नहीं बदलेंगे, आपके लिए अलग से नहीं लाएंगे, वो जनरल है, जनरल मतलब एप्लीकेबल टू ऑल, जब तक स्पेसिफिक एग्जाम्पशन कहीं से कहीं से प्रोवाइड नहीं की गई। ओके, तो जनरल प्रिंसिपल आपके ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल होंगे, ऐसा हमने पहले भी बोल दिया था। फाइनल अकाउंट ऑफ एनपीओ, अब मुद्दा ये आता है सर फाइनल अकाउंट का प्रोविजन जो देर से आप दे रहे हो उसमें आता क्या क्या है? क्योंकि फाइनल अकाउंट तो सर बहुत हो जाएगा, बहुत ज्यादा वाइडर हो जाएगा। क्या क्या बनाना अब ये बता दो, क्योंकि कैश बुक हमें बनानी पड़ेगी क्या, लेजर हमें बनाना पड़ेगा क्या, या इनके अलावा हमें कुछ और बनाना है जो फॉर्मल नाम भी हो? तो फिर हमने बोला कि चैप्टर में बदल लेंगे इसमें। वो क्या बोलता है? तो एनपीओ के पास सबसे पहले उन्होंने बोला कुछ मत करो, लॉजिकली चलो, एनपीओ पे सबसे पहले क्या आएगा? मैंने कहा पैसा। तो पैसा क्या होगा? रिसीव होगा, तो पहले बनाओ रिसीट। मैंने कहा ठीक है, मैंने पहले रिसीट बना दिया। अब ये रिसीट जब आएगी तो कुछ एक्सपेंस भी तो करोगे? मैंने कहा वो तो पेमेंट भी तो होगा। मैंने बिल्कुल पेमेंट भी होगा उसका, अगर मैं सपोज स्टाफ भी रखूंगा तो इनका पेमेंट होगा, अगर सपोज मैं कोई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या फर्नीचर वर्नीचर लगा रहा हूँ उसका पेमेंट भी होगा, मैं टेलीफोन वगैरह बिल पे कर रहा हूँ उसका पेमेंट होगा, कुल मिला के पेमेंट तो होगा। हाँ, तो बनाओ एक पेमेंट अकाउंट बना दो, उनकी ठीक है साहब, आरएनपी बन जाएगा ये। अच्छा, ये तो मानते हो कि जो रिसीट है वो तुम्हारी कहीं ना कहीं इनकम आएगी, और ये भी मानते हो कि अगर नॉमिनल भी अगर तुम इनकम कमाना चाहो इससे, नाम मात्र की, तुम्हारा मोटिव प्रॉफिट का नहीं है, लेकिन तुमने फ्री नहीं दिया, तुमने क्या कह दिया, तुमने नॉमिनल रुपीज पे सर्विस प्रोवाइड कर दी। जिस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए मार्केट 10,000 रुपए ले रहा है, वही सर्विस आपने 1,000 रुपए प्रोवाइड कर। ठीक है, क्यों? और 1,000 ही आपकी कॉस्ट पड़ रही है, सपोज आपने 1,010 रुपए आपकी इनकम चल रही है और 1,000 रुपए आपकी कॉस्ट है, यानी नॉमिनल रुपए आपने कमाए, क्योंकि मेन मोटो क्या है कि जो सरप्लस 10 रुपए आप ही के आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है, वो प्रॉफिट के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो कुल मिला के इनकम तो आई, ओके, इनकम आया, और उसको जो तुमने पेमेंट किया वो तुम्हारा खर्चा भी होगा, तब तुमने पेमेंट किया। तो दूसरा अकाउंट तुम्हारा बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, अच्छा, ये सब लेके कहाँ जाओगे?
मैंने भैया अगर तुम किसी को दिखाने भी जाओगे तो एक जगह एसेट लायबिलिटी का स्टेटमेंट तो आएगा पूरा कि भैया इतना इतना एसेट इतना इतना लायबिलिटी, या जे हम लोगों का एसेट था, जे हम लोगों की लाइबिलिटीज है, एसेट एंड लाइबिलिटी तो शो करना पड़ेगा ना तुम्हें। तुमने खर्चा वर्चा सब शो कर दिया, एसेट एंड लाइबिलिटी कौन बताएगा? उनके वही बताना पड़ेगा। उनके तो जो सब लोग बनाते हैं बैलेंस शीट वो बनाओ। तो कुल मिला के हमारे पास तीन चीजें आ गई, आर एंड पी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और एट लास्ट बैलेंस शीट। लॉजिक सबके क्लियर है कि आर एंड बी क्यों चाहिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्यों चाहिए, और फिर बैलेंस शीट क्यों चाहिए। ओके स्नैपशॉट देख लेते हैं एक बार। एनबीओ सबसे पहले क्या रखेंगे, कैश बुक रखेंगे। क्यों रखेंगे, या कैश बुक क्यों चाहिए? क्योंकि जितना आ रहा है जितना जा रहा है उसको मेंटेन कर सके। उन्हें एक लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर क्यों बनाएंगे? अकाउंट बनाने के लिए। कैपिटल फंड बनाएंगे कैपिटल अकाउंट की जगह। अकाउंट मेंटेन करेंगे जिसका नाम होगा फाइनल अकाउंट, जिसके अंदर अपने सरप्लस या डेफिसिट को शो करेंगे। फाइनल अकाउंट में तीन चीजें आएंगी, क्या क्या? रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ये हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़ा। अब फाइनल अकाउंट इन ब्रीफ। अभी तक हमने मोटा मोटा जान लिया कि फाइनल अकाउंट क्या है, क्यों बना रहे हैं। अब उसको ब्रीफ में पढ़ेंगे एक एक अकाउंट को कि क्या चीज है वो। फाइनल अकाउंट इन ब्रीफ में सबसे पहले आता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, is a summary of cash and bank transactions which helps in the preparation of income and expenditure account and the balance sheet. Besides, it is a legal requirement as the receipt and payment has also to be submitted to the ROS along with I and A account and the balance. कुछ नहीं, मैंने क्या बोला था, रिसीट एंड पेमेंट क्या है? पैसा आएगा रिसीव हुआ है, पैसा आएगा ये रिसीव हुआ है, जाएगा पेमेंट हुआ है। आने के कितने सोर्स, कंट्रीब्यूटर दे सकता है, डोनर दे सकता है, उसके अलावा डोनर्स आ सकता है, कंट्रीब्यूटर आ सकता है, एंड अदर भी आ सकता है। ठीक है, कैसे अदर में सर? इन्वेस्टमेंट लगाया था उससे जो इनकम आएगी वो कहाँ जाएगी? रिसीट में आएगी, इनकम में आएगी वो आपकी कहीं ना कहीं। उसके अलावा पेमेंट, पेमेंट कहाँ से जाएगा? सैलरी से जाएगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस जाएगा, ओके, प्रीमियम एक्सपेंसेस में जा सकता है, समझ? उसके अलावा एडिशनल एक्सपेंसेस में भी जा सकता है। ठीक है, तो ये पेमेंट में गया, ये रिसीव में गया, ये पेमेंट में गया। तो पहला अकाउंट जो बेसिक अकाउंट में आपके पास आएगा वो क्या आएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। सबसे पहले पैसा कहाँ से आया, कहाँ को गया, ये जानने के लिए सबसे पहले क्या आएगा? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। इसमें कैश एंड बैंक की ट्रांजेक्शन आएगा। लॉजिकली क्यों आएगा? क्योंकि कैश रिसीव है, कैश पेमेंट हुआ है। ये पेमेंट मैंने दिया 10 करोड़ रुपए, मैंने 10 करोड़ रुपए किसी एनपीओ को दिए, तो मैं उसको चेक दूंगा। 10 CR का चेक दे दिया मैंने उसको, या कैश दे दिया। अगर 10 CR का मैंने उसको चेक दे दिया तो चेक उसके बैंक में जा गया। तो पहले एंट्री उसे कहां से पकड़नी पड़ेगी? बैंक से। ये 10 CR श्री इसने दिए, ठीक है, उसने उसी बैंक से क्या क्या किया? तो भैया अपने स्टाफ को 10 लाख रुपए की सैलरी का पेमेंट किया। तो 10 लाख गए कहां से गए? बैंक। तो हमें बैंक और कैश की पूरी ट्रांजेक्शन की लिस्ट पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि लॉजिकली यही है कि भैया पैसे जाएगा या आएगा वो कैश या बैंक से तो आएगा या जाएगा। ठीक है, दूसरा, अच्छा इससे क्या हेल्प मिलेगी? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो जो पेमेंट है वो आपकी कहीं ना कहीं क्या है? एक्सपेंसेस में आएगा, और जो रिसीट है वो कहाँ आएगा? इनकम में आएगी। उसके अलावा एट द लास्ट बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में भी हेल्प मिलेगी। ओके, अब इसके अलावा क्या है? ये लीगल रिक्वायरमेंट है। क्यों लीगल रिक्वायरमेंट है? क्योंकि आपको इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के अलावा मेन इसको भी आरओएस को देना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ सोसाइटी को बताना पड़ेगा कि हमें इतना मिला, रिसीव हुआ था, इतना हमने पेमेंट किया था। ठीक है, सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
इज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस क्यों नहीं कह सकते भाई, प्रॉफिटेबल एंटिटी नहीं है, उसके लिए इनकम और एक्सपेंस होगा, प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा। द एनपीयू यूजुअली प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड अ बैलेंस शीट, ये यूजुअली बनाते हैं, ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अच्छा, जड़ क्या है रिसीट एंड पेमेंट? रिसीट एंड पेमेंट आपकी जड़ है, जड़ से क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और एट लास्ट उससे क्या बनेगा, पूरा बैलेंस शीट जो समराइज होगी हर चीज आके with the help of recent payment. However, this does not imply that they do not make a trial balance. वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनेगा, रिसीट एंड पेमेंट के बेस पे लेके बनेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस उन्हें बनाना पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस क्यों बनाना पड़ेगा, ताकि ये चेक कर सके कि जो अकाउंटिंग जा रही है वो सही जा रही है। ओके, इन ऑर्डर टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ लेजर। अच्छा, लेजर की एक्यूरेसी चेक करने के लिए क्या बनाओगे आप, ट्रायल बैलेंस। ये 11th में पढ़ ले, तो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हम लेजर जो बनाएंगे उसकी एक्यूरेसी चेक कर सकते, क्योंकि फिर अल्टीमेटली क्या बनेगा, बैलेंस। and which facilitate the preparation of accurate receipt and payment account as well as the income and expenditure account and the balance sheet। देखो उन्होंने बोला ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्यों बनाना पड़ेगा, ताकि लेजर की एक्यूरेसी चेक हो सके। अच्छा, लेजर की एक्यूरेसी चेक होकर क्या होगा, आपके पूरे अकाउंट आएंगे, लेजर सही हो गया, एक आप साथ साथ क्या उतार चले जाओ कि पूरी तरीके से अकाउंट्स बनाते चले जाओगे लेजर की हेल्प से, ठीक है। लेजर के हेल्प से सबसे पहले क्या बनेगा, आर एंड बी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और अल्टीमेटली क्या बनेगा, बैलेंस शीट। तो ट्रायल बैलेंस क्यों चाहिए, क्योंकि हमें लेजर की एक्यूरेसी जानना, लेजर की एक्यूरेसी क्यों जानना है, क्योंकि अकाउंट्स बनेंगे उसके बाद, और गलती होगी यहीं पकड़ में आ जाएगी, वरना फिर आप ढूंढते रहे कहां आपने गलती कहां की, ठीक है। इन फैक्ट इफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज फॉलोड द डबल एंट्री सिस्टम, अगर ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहे हैं वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रही है, तो उन्हें ट्रायल बैलेंस बनाना ही चाहिए, किसके लिए, लेजर अकाउंट चेक हो सके, एंड इट विल आल्सो फैसिलिटेट, फिर वो पूरा फैसिलिटेट, मतलब अगर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करती, मोस्ट ऑफ द करती है, और डबल एंट्री करोगे तो चाहिए क्या, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस पकड़ में आ गया तो लेजर सही बनेंगे, लेजर सही बनेंगे तो अकाउंट सही बनेंगे, मतलब बेस ट्रायल बैलेंस से शुरू होगा, और अगर नींव हिल गई तो मकान तो अपने आप गिरे। तो नींव पे फोकस उनका पूरा है, ट्रायल बैलेंस आपको पूरा प्रॉपर तैयार बना के चलना पड़ेगा, जिससे लेजर एक्यूरेट हो सके और अल्टीमेटली सारे अकाउंट एक्यूरेट आ सके। ओके, तो अब तक अपने जो कहानी पढ़ी, कहानी में क्या क्या पढ़ा, कहानी में ये पढ़ा पहले कैश बुक रखो, ताकि सारे रिसीट पेमेंट उसमें आएंगे, उसके बाद क्या ट्रायल बैलेंस बना लो, ठीक है। उससे क्या होगा, लेजर की एक्यूरेट समझ में आएगी कि आपने जो लेजर प्रिपेयर करोगे वो एक्यूरेट है कि नहीं। उसके बाद क्या होगा, लेजर आपके अल्टीमेटली क्या हेल्प करेंगे, रिसीट एंड पेमेंट बनाने में। रिसीट एंड पेमेंट क्यों बनेगा, ताकि ये पता चल सके कितना रिसीव हुआ था और कितना पेमेंट में गया। अच्छा, उससे क्या आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और उससे अल्टीमेटली क्या आएगा, बैलेंस शीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन देखेगा, सब, कि कितने इनकम है कितना एक्सपेंडिचर, एक्चुअल में आपको भी हेल्प करेगा, ताकि आप भी समझ सको कि भैया कितना आया और कितना चला गया, तो अल्टीमेटली कितना सरप्लस है कितना डेफिसिट हमारे पास बचा, क्योंकि जो सरप्लस होगा वो जनरल फंड में जाएगा, जो आगे आपको काम आएगा, बटेगा नहीं, तो आगे आपको काम आएगा। और डेफिसिट होगा तो आप ये फोकस करोगे कि कल को सरप्लस, आपका सरप्लस जनरेट हो, डेफिसिट तो ना आए, ठीक है। स्नैपशॉट की हम बात करेंगे। स्नैपशॉट इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि आप डायरेक्टली स्नैपशॉट को अपनी नोटबुक में उतार सको, जो आपको एग्जाम टाइम पे रिवीजन के लिए हेल्प करेगा। इसमें सबसे पहले मैं ना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या करेगा, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, आरओएस को सबमिट होगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर पीएनएल के इक्वल रहेगा, और आरएनबी की हेल्प से बनेगा। ट्रायल बैलेंस लेजर की एक्यूरेसी चेक करने के लिए, जो अल्टीमेटली आरएनबी और आईएनडी को बनाने में हेल्प करेगा, और एनपीओ जो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेगी उसको ट्रायल बैलेंस बनाना ही है।
रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, अभी तक हम लोग जो कहानी जप रहे थे, जो मंत्र अभी तक पढ़ते आ रहे थे कि आएगा जाएगा, अब उसको ब्रीफ में पढ़ते हैं कि भैया क्या आ रहा है जा रहा है, मतलब उसका एक्चुअल क्या हो रहा है। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या बोलता है? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ये बोलता है कि भैया इसको बनाना कब है। अच्छा, बनाना क्यों है? ताकि अभी समझ सको कि कितना आया और कितना चला गया। और बनाना कब है? अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, क्योंकि एक साल भर का ट्रांजेक्शन आप शो करोगे कि भैया साल भर में 10 करोड़ आए थे, साल भर में 5 करोड़ चले गए, 5 बचे, 5 है, ये 5 आपका सब 10 में जाएंगे जो आगे कैरी ऑन होंगे। और अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या? साल, पूरा पूरा साल। ऑन द बेसिस ऑफ द कैश रिसीट एंड द कैश पेमेंट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अच्छा, किसके बेस पे बनेगा? किसके बेस पे बनेगा? ये बनेगा कैश बुक के बेस पे। ओके, कैश बुक के बेस पे बनेगा आपका रिसीट एंड पेमेंट। अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने पहले क्यों बनवाया था कैश बुक, कि वो कैश बुक क्यों बनाएंगी? क्योंकि देखो, मैं तब भी बोल दिया था, एक डायरी तो मेंटेन आपको करनी पड़ेगी जिसके अंदर आप लिख सको भैया आया क्या गया क्या, बेस। क्योंकि साल भर में आप अकाउंटिंग पीरियड के एंड में तो सोचोगे नहीं, और इतनी किसी की दिव्य शक्ति भी नहीं है कि साल भर का हिसाब लगा ले कि वो कितना कहाँ से कहाँ आया और कहाँ कहाँ चला गया। तो वो पहले ही दिन से क्या बनाएगा? कैश बुक, कि हाँ ठीक है, चलो ये आज का, ये कल का, ये परसों का, ये रिकॉर्ड पूरी तरीके से तैयार होगा। और उसका जो रिकॉर्ड है वो कहाँ जाएगा? आरएनडी में, या कैश रिसीट कितना आया और कैश पेमेंट कितना आया। समरी है कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन की अंडर वेरियस एक्ट्स। जैसे कि सब्सक्रिप्शन आपका मेंबर्स रिसीव्ड हुआ, ठीक है, अलग अलग डेट को, जो मैंने ही बोला। सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर जेड है। ये 5 तारीख को आए, ये 5 मई को, सपोज ये 6 मई को आए, और ये 7 मई को आए। ठीक है, एक एनपीओ है जिसके अंदर इन्होंने क्या दिया? पेमेंट दिया। अभी समझ में आएगा कि कैश बुक क्यों बनी गई। ठीक है, अलग अलग डेट पे पेमेंट हुए, और ये इन्हें कहाँ बनाना है? अकाउंटिंग इन्हें बनानी है 31 मार्च को। 31 मार्च को उनकी पूरी अकाउंटिंग तैयार होगी। अलग अलग दिन पे ये लोग आए, इन्होंने पेमेंट दिया। ठीक है, ये मानते हो कि बहुत ज्यादा साल भर में बहुत सारे, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो तो पैसे आपको मिलने लगे। अब एक्चुअल एंड डे में जब डिफरेंट सब्सक्रिप्शन आप मनी आपको मिली, तो अंत समय में, मतलब अंत समय में किसका? उस साल का अंत समय में। ये तो ध्यान आप लगाओगे ना कि भैया आया कहाँ कहाँ से था। और उसको फैसिलिटी, उसको सिंपल बनाने के लिए क्या बनाया? कैश फ्लो। कैश फ्लो की जरूरत क्यों आई? क्योंकि डे 1 से आप लिख सको कि भैया कहाँ से किधर आया। क्योंकि अगर अलग अलग दिन पे सब्सक्रिप्शन मनी अलग अलग मिली, तो एंड ऑफ द ईयर डे आपके पास इतना नॉलेज नहीं होगी कि आपने फर्स्ट डे से हिसाब लगा लो कि पूरे साल में क्या हुआ था, 365 दिन में क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ से आया। ठीक है, दूसरी चीज, मेंबर ऑन डिफरेंट डेट्स व्हिच अपीयर। अच्छा, ये कहाँ अपीयर होता है? कैश बुक के डेबिट साइड पे, शैल बी शोन द रिसीट साइड, और रिसीट के रिसीट साइड पे। ये तो सिंपल है, रिसीट में क्या आएगा? जो सब्सक्रिप्शन में नहीं। और पेमेंट में क्या? पेमेंट सैलरी, भैया महीने के अंत में दोगे सबको सैलरी, जितना स्टाफ लगा था, तो उसका भी तो रिकॉर्ड रखना पड़ेगा ना कि इतना इतना सैलरी में चला गया, इतना इतना इसमें चला गया, इतना इतना इसमें चला गया। तो ये कहाँ आएगा? ये रिसीट एंड पेमेंट की पेमेंट चेक। देखो, ये इन्होंने देखा कि सिमिलरली आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड फ्रॉम टाइम टू टाइम जो रिकॉर्डेड होंगे क्रेडिट साइड पे कैश बुक के। कैश बुक के डेबिट में क्या आएगा? इनकम। और कैश बुक क्रेडिट में क्या आता है? एक्सपेंस पूरा।
एज अ बट द टोटल सैलरी पेड एंड टोटल रेंट पेड एंड टोटल लेते, जब रेसिडेंट पेमेंट बनेगा ना तो उसमें हम इकट्ठा अमाउंट लिखेंगे कि भैया अगर 10 CR टुकड़ों में मिला था, 10 लाख एक्स से मिला, 10 लाख वाई से मिला, 10 लाख जेड से मिला, ऐसे 10-10 लाख तक मिला, तो बात 10-10 लाख लिखेंगे नहीं पर्टिकुलर आदमी से, वहां लिखेंगे कि भैया रिसीट सब्सक्रिप्शन मनी 10 CR, क्योंकि बनाई इसलिए है ना उसको। और अगर एक एक एंट्री रखना होता तो ये बनवाते क्यों, वो आपको कहते सीधे कैश बुक ले आओ, ठीक है। और वैसे ही वहां पे क्या लिखा जाएगा पेमेंट साइड पे, टोटल अमाउंट कितना पे हो गया ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। और ये कहाँ आएगा, पेमेंट नामनी पेमेंट है, ये समराइज पिक्चर देता है रिसीट एंड पेमेंट का, irrespective of whether they pertain to the current period, previous period or succeeding period, or whether they are capital or revenue nature। यहां फंसे, कैसे फंसे, उन्होंने कहा irrespective, ये बिना विचार किए कि भैया ये किस लिए दिया गया था, जो करंट पीरियड में दिया गया था, आने वाले पीरियड में दिया गया था, या प्रीवियस पीरियड में दिया गया था, इसका समझ में नहीं आ रहा। तो सपोज सर मेंबर हूं मैं, किसका एनपी हुआ, मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया, मैंने उनसे कहा कि आप मेरी तरफ से 30 CR लिखो, 30 CR ले लो। तो ये 30 CR साहब किस बात के, तो मैं कहूंगा देखो आने वाले 3 साल के 30 CR है, आने वाले 3 साल के 30 CR है, मैं आपको साल में देने वाला था, मेरे पास इतना पैसा आ रहा है कि मैं साल में कंट्रीब्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा यार मैं क्यों माथा पच्ची करूंगा कि हर साल आपके पास आ रहा हूँ, हर साल दे रहा हूँ, आप तो डायरेक्ट मेरे से 30 CR लिखो, लेकिन ध्यान रखें कि ये आप अलग अलग साल में शो करना। क्यों ऐसा, ऐसा टैक्स के पर्पस में काम आ जाएगा, क्योंकि वो एंटिटी एनपी होगी, एंटिटी रजिस्टर्ड होगी, मैं उसका डिडक्शन क्लेम करूंगा आगे जाके कि भैया मैंने इतना दिया था, डोनेट किया था, आगे जाके मेरे को उसका डोनेशन डिडक्शन मिलेगा, और मैं हर साल में डिडक्शन शो करवाऊंगा उसको, समझ में आया। तीसरी चीज, ये कैपिटल नेचर क्या है कि रेवेन्यू नेचर क्या है, ये भी वहाँ रिसीट में ये चीजें नहीं होंगी। रिसीट में क्या होगा, आया गया गया क्या है, कि वहाँ वो ये रिस्पेक्टिव रहेगा कि भैया वो कैपिटल नेचर के लिए आया है, वो रेवेन्यू नेचर की इनकम है, वो किस नेचर की इनकम, ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट दिस अकाउंट डज नॉट शो एनी नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन। दूसरी चीज, कोई भी नॉन कैश आइटम इसमें नहीं आएगी, जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपका अपने आप में नॉन कैश आइटम है, ठीक है, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर अमाउंट में डेप्रिशिएट करते चले जाते हो, वहां आपके लगा कुछ नहीं, आया कुछ नहीं है, वहां कुछ नहीं हुआ, लेकिन डेप्रिशिएशन वहां क्यों होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर एसेट की अगर मशीन है कुछ भी है जिसकी वैल्यू डिमिनिश होगी, तो उसको हम डिमिनिश करने के लिए लगाते जाते हैं डेप्रिशिएशन। वो डेप्रिशिएशन यहाँ नॉन कैश आइटम होता है, इसीलिए रिसीट पेमेंट में नहीं है, क्योंकि रिसीट पेमेंट इससे क्या क्लियर हो रहा है, सिर्फ कैश आइटम आएगा, नॉन कैश आइटम एक भी रिसीट पेमेंट में नहीं जाएगा। The opening balance in the receipt payment account represents cash in hand or cash at bank, which is shown on its receipt side, and the closing balance of this account represent cash in hand and bank as the at the end of the year। receipt and payment में क्या आएगा, सबसे पहले नॉर्मल अकाउंटिंग बनाओगे क्या आएगा, सबसे पहले पहले आएगा भैया मेरे हाथ में कितना पैसा है, कब, बिगिनिंग में, और एंड में क्या आएगा, अंत में क्या है। क्यों, क्योंकि बीच बाजार में पेमेंट भी होगा, बीच बाजार में रिसीट भी होगा, और जो एडिशन डिलीशन होंगे वो नोटिफिकेशन पे आएंगे। जो समझ में आया, क्योंकि भैया एट जब मैं बिगिनिंग किया था साल की, तो मेरे पास बिगिनिंग में आए थे 20 करोड़, लेकिन साल भर के खर्चे ले लो, साल भर के अदर चीजें ले लो, साल भर में रिसीट भी हुआ होगा, ठीक है। तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा बीच में जो एडिशन आपके होंगे। और इससे क्या आया, जैसे 20 करोड़ आया, सब सपोज मेरे पे कितना आया, 20 CR मेरे पे ओपनिंग आई, 20 CR में से मैंने 10 CR मुझे और मिल गए साल के बीच में, ये शुरू से पड़े हुए कैश इन हैंड एट द बिगिनिंग। 5 CR का मैंने खर्चा पे कर दिया, एंड में क्या आ रहा है, 15 CR। अच्छा, ये 15 CR कहाँ जाएगा, जो अगले साल में जाएगा, जो ओपनिंग बनेगी, ठीक है। हमें क्या मेन है, ये हो गया ब्रॉड डाउन में लाया गया, और ये कैरिड होगा आपके एंड में जाएगा, ठीक है।
ऑन द क्रेडिट साइड। अच्छा, ये डेबिट साइड में क्यों आ रहा है? ये रिसीट में आएगा। डेबिट साइड में बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर व्हिच अपीयर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ओके, क्योंकि ये अब कैरीड होगा कहाँ के लिए? आगे के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ जा रहा है? क्रेडिट में। और जो लाया गया है, जो रिसीट है, उसमें कहाँ आएगी? 20 CR। ये आगे जब जाएगा ना, ये ब्रॉड होगा, जब ब्रॉड होगा तो जाएगा डेबिट में। कहाँ के? अगले साल के, जब अगले अकाउंटिंग पीरियड में हम बात करेंगे। ओके, ये रिसीट एंड पेमेंट का फॉर्मेट है आपके सामने। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात यह है कि यदि बैंक ओडी होता है, सुनो ढंग से, बैंक ओडी होता है एंड में, तो ये डेबिट साइड में शो होगा एज अ लास्ट आइटम। बैंक ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, एंड लेट अस लुक एट द कैश बुक ऑफ द गोल्डन क्रिकेट क्लब गिवन इन द एग्जांपल टू शो। ये आपका डायरेक्टली हम क्या करते हैं, देखते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट बनता कैसा, फॉर्मेट कैसा रहता है। रिसीट में क्या आएगा? सबसे पहले इनकम का कैसे आएगी। ठीक है, अब इनकम बहुत सी चीजें से हो सकती है। भैया पुराना स्टॉक पड़ा था, बेच दिया, उससे इनकम आएगी। जनरल भी लोग देख लें तो इनकम कहाँ कहाँ से आ सकती है। पुराना मेटल पड़ा था भैया, बेच दिया, उससे आ गई। ठीक है क्या? फिक्स डिपॉजिट दिए थे बैंक में, उसकी भी इंटरेस्ट आ सकती है। उसके अलावा डोनेशन, लीगेसीज वगैरह मिलना, ये भी आ सकता है। इन्वेस्टमेंट किया तो उससे इनकम आ सकती है। डिविडेंड मिल गया किसी कंपनी से, उससे भी आ सकती है। तीसरी चीज, चैरिटी शो किए थे मैंने सिटीज में जाके, या ट्रेड फेयर लगाया था, वहां पे मैंने एग्जीबिशन लगाई थी चैरिटी पर्पज पे। जो पैसा आएगा हम आगे देखेंगे, तो उससे उसकी प्रॉफिट आ सकती है। ठीक है, ये मिसलिनियस रिसिप्ट भी आ सकती है। उसी प्रकार पेमेंट में अब क्या आएगा? एक्सपेंसेस, ये एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अलग आ गए, लॉकर रेंट वगैरह हो गया, ऑडिट फीस वगैरह हो गया, रिपेयर हो गया, अपकीप ऑफ ग्राउंड हो गया, कन्वेंस जिन्हें खर्चा आ जाता है, जितने खर्चे आ गए सब पेमेंट में आ गए। तो जो भी रिसीव हो रहा है रिसीव में जा रहा है, पे हो रहा है वो पेमेंट में जाएगा। ये आपका पूरा रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। आई होप जो मैंने आज पढ़ाया उसका मैं क्लियर हुआ होगा। हालांकि मैं एक समराइज देता हूँ। मैंने आज पढ़ाया था अकाउंटिंग, जहाँ मैंने स्टार्टिंग की थी कैश बुक से। आपको कैश बुक बनाना पड़ेगा जहाँ रिसीव एंड पेमेंट लिखोगे। फिर आपको लेजर बनाना पड़ेगा जो अल्टीमेटली आपको हेल्प करेगा फाइनल अकाउंट बनाने में। फाइनल अकाउंट हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा कि भैया अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जाके बनेगा। ठीक है, फाइनल अकाउंट क्यों बनाना है? ताकि मुझे समझ में आ सके कि भैया जो मैंने इनकम ली है वो मेरे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कैपेबल है। और दूसरी चीज, मैं सामने वाले को रिपोर्ट दे सकूं, किसको? आरओएस को, मेंबर्स को, कंट्रीब्यूटर्स को, कि मैंने आपके मनी को सेफ रखा है, आपके मनी को मैंने कंट्रीब्यूट किया, कोई भी एम्बेजलमेंट, मिसएप्रोप्रिएशन या नहीं हुआ है। तीसरी चीज, अगर मैं डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, मुझे ट्रायल बैलेंस चाहिए। ट्रायल बैलेंस क्यों चाहिए? लेजर की एक्यूरेसी चाहिए पड़ेगा। लेजर की एक्यूरेसी आएगी तब मेरे पूरे अकाउंट्स बनेंगे। अकाउंट्स की बात करेंगे, फाइनल अकाउंट में तीन हमने बात करी, रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। रिसीट पेमेंट में अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनेगा। रिसीट पेमेंट की जो जड़ है वो पूरी कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस होगा, क्योंकि वो समराइज वे में वहां पे रिकॉर्ड होंगे। इसका मतलब कैश बुक जो हमने बनाई वो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि रिसीट पेमेंट की अल्टीमेटली वहां पे होगी हेल्प। रिसीट पेमेंट में जितना आया और जितना गया वो रिकॉर्ड होगा। रिसीट पेमेंट बट जड़ बन जाएगा, बेस बन जाएगा किसके लिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए, बैलेंस शीट के लिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जितने इनकम और एक्सपेंसेस होंगी वो, और बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटी। जो आपको जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियरली हो जाएगा। उसके बाद हमने रिसीट पेमेंट फॉर्मेट देखा, जिसके अंदर हमने देखा कि रिसीट जो पहले बैलेंस पड़ा हुआ कैश इन हैंड वो ब्रॉट डाउन में जाएगा। सारे रिसीट एंड पेमेंट के बाद अल्टीमेटली अमाउंट आएगा वो क्रेडिट डाउन में जाएगा। हाँ, लेकिन बैंक ओडी होता है तो बैंक ओडी जो आपका हो जाता है वो डेबिट में चला जाएगा, अगर साल के एंड में बैंक ओडी बचता है तो। ओके, आई होप कि आज का जो भी है आपको क्लियर हुआ होगा। एंड थैंक यू वीडियो वॉच करने के लिए, और बाय बाय एंड टेक केयर।